प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 केमिस्ट्री का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करा दिया गया है, उनको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी स्क्रीन पे। उसको टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है पहला पूछा गया, व्हाट इज़ द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलिकुलरिटी होती है आपकी जो अभिक्रिया में आपके भाग लेते हैं जो अणु, उन अणुओं की संख्या जो है उसको हम मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में दो जो है एच आई के आयन जो है भाग ले रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको दिए गए अभिक्रिया की आणविकता यानी मोलिकुलरिटी 2 होगी, बस इतना लिखना है। यह आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो तापमान में वृद्धि के साथ यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज होता है। तापमान में बढ़ोतरी करोगे तो ये डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, ये कम होता है। और अगर आप तापमान में कमी करोगे तो ये इसके विपरीत भी होता है, यानी कि ये बढ़ता है। तो इसका वाइस वर्सा भी होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कि इसके विपरीत भी होता है और वैसा भी होता है। जैसे तापमान में वृद्धि करेंगे तो भौतिक अधिशोषण जो है कम हो जाता है, अगर तापमान में कमी करते हैं तो भौतिक अधिशोषण जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन आइसोमर बताना है, यानी कि आयनिक समावय बताना है। तो आयनिक समावय करने के लिए इस क्वेश्चन को अगर आपको ढंग से पढ़ाया होगा तो इसमें जो ब्रैकेट के बाहर वाला SO4 है इसको अंदर कर देंगे और Br को जो है आप बाहर ले जाओगे, बस इतना ही करना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका समवाय। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आईयूपैक नेम बताना है ऑक्जेलिक एसिड का, जिसको हम जनरली आईयूपैक में बोलते हैं एथेन डायोइक एसिड। ठीक है, एथेन डायोइक एसिड बोलते हैं, या फिर आप इसको एथेन 1,2 डायोइक एसिड लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको लिख दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमाने में कारगर है, यानी कि जो कोलुगेशन ऑफ ब्लड करते हैं तो वो होते हैं विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है इस काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नेम राइट नेम ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आपको संघनन बहुलक का नाम लिखना है। तो बहुत सारे हैं, आपको कोई एक नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हैं, जिसमें नाइलॉन 66 कॉमन है जिसको आप हमेशा याद रखते हैं। उसके बाद में टेरिलिन लिख सकते हैं, बेकेलाइट लिख सकते हैं, और भी आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनको लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ में इसका सॉल्यूशन। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, नेम करना है सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो जो आपका प्रतिरोधी हो और रोगाणुनाशी दोनों में प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिनोल। फिनोल एक कॉमन चीज़ है जो कि आपका डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तरह यूज़ होता है। अगर 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल यूज़ करें तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। अगर 1% सॉल्यूशन लेंगे तो ये एक डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जो इसका वर्जन है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनोल का उपयोग जो है प्रतिरोधी और साथ ही रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगर फिनोल का 0.2% प्रतिशत घोल लेंगे तो प्रतिरोधी बन जाएगा, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इसका 1% घोल लेंगे तो ये रोगाणुनाशक के रूप में काम करेगा। इसके बाद में पार्ट बी जो है इसकी बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में विभेद यानी डिफ्रेंशिएट करना है आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया को के वेग को निर्धारित करते हैं उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट हमने कर दिया दोनों की डेफिनेशन दे करके। आणविकता का मान जो है अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो है आपका कभी कभी जो है कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता। कभी भी जो है कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता, ये भी डिफरेंस है। इसके अलावा आप बता सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता, जबकि कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। तो इस तरह से हमने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में इंग्लिश वर्जन में दे दिया है। तो आप यहाँ से भी जो है इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आंसर आपका इंग्लिश वर्जन में है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, आपको अंतर बताना है
एब्जॉर्बन्स में और एब्जॉर्जन में, यानी कि आपका जो है ये अवशोषण और अधिशोषण, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर जो है अंतर मैंने हिंदी में लिखा है, पहले आप हिंदी में देख सकते हैं कि ये अधिशोषण वह स्थिति है जिसमें परमाणु, ये आयन या अणु अन्य पदार्थ जो है उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है अधिशोषण में वह स्थिति है जिसमें गैस, द्रव या घुले हुए ठोस अन्य पदार्थ से चिपके रहते हैं जो सामान्यतः ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अंतर ये है। उसके अलावा इसमें अधिशोषण में जो है अधिक मात्रा में होने वाली घटना है, अधिशोषण सबसे ज़्यादा होती है और अवशोषण ज़्यादा होती है और अधिशोषण कम मात्रा में होती है, ठीक है। और ये किसी सतह पर होने वाली घटना है। और उसके अलावा ये जो है एक अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है। उसके अलावा तीसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं, जो पदार्थ अवशोषित होता है वह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित हो जाता है, और इसमें जो है वो समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है, यानी कि अवशोषित पदार्थ की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, पूर्ण रूप से जो है ये क्या नहीं होता है, वितरित नहीं होता है। इसके अलावा उदाहरण देंगे हम तो इसमें सिलिका जेल का वाष्प जो है इसका उदाहरण हो जाएगा, और इसमें निर्जलीय CaCl2 अवशोषित वाष्प जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है जो नीचे लिखे गए हैं। तो यहाँ इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। पहला डिफरेंस आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसके बाद में दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है, और इधर दूसरा डिफरेंस इसके सामने दिया गया है। इसके बाद में तीसरा डिफरेंस आमने सामने लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, अमोनिया है, ठीक है। और इसके बाद में एब्जॉर्ब्ड बाई जो चारकोल है ये भी है आपका, H2O एब्जॉर्ब बाई सिलिका है, इंक एब्जॉर्ब बाई चौक है, ये भी सारे एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये NH3 तो दोनों में ही आ जाता है, लेकिन एक जगह पे NH3 नॉर्मल काम करता है, एक जगह पे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 जो है आपको इसमें से Pt का निकालना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आपको Fe का आयरन का निकालना है, और यहाँ पे Ni निकल का निकालना है। तो इस तरह से इनकी निकालने का बताया तो विधि क्या होती है, तो हमने पिछले सेट में भी डिस्कस किया था। हम जिसको निकालना है उसको x मान लेंगे। तो हम मानते हैं Pt का निकालना है, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इज़ x, यानी कि माना x जो है Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। अब हम Pt वाला जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अंदर जो है पुट करते हैं, तो Pt को हमने x माना है, और NH का जो है हमारे पास ये होता है 0, NH3 यानी अमोनिया के कितने अणु हैं 6, तो इसको 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में Cl4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl कितना होता है -1 होता है, तो इसको सभी को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4। अब एक तरफ ले जाएंगे, x को एक तरफ छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा +4। इस तरह से अब दूसरा जो है हम मानते हैं हमारे को आयरन का निकालना है, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज़ x मान लिया इसको, माना x जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, और हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, यानी कि ये फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले में हमने Fe को x माना है, तो Fe को x ले लेंगे, और k का जो है हमारे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और कितने k हैं 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe x माना था x रख दिया। Cn जो होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है -1, और इंटू में 6 है तो इंटू में 6 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 प्लस में x -6 आ जाएगा। फिर आप इसको माइनस करेंगे तो -6 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, और आप इसको जब इक्वेशन को इज इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 जो हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। इसी तरह से हम बात करें कि आपको निकालना है Ni का, तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम x मान लेते हैं, यानी कि x जो है Ni की ऑक्सीकरण संख्या है। अब NiCO4 दिया हुआ है तो Ni को हमने x माना तो इसको x लिख देंगे, और CO हमारे पास में 0 होता है, आपको पता ही है, तो 0 होगा, इंटू में कितना है 4 है तो 4 इंटू में कर दिया, इसको फिर से सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि ये कैसा रिएक्शन होता है, इस तरह से इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका न्यूट्रल शो होता है, 0 मतलब न्यूट्रल शो करना। इसके बाद में आपको 11 नंबर में बताना है प्रोपेन टू प्रोपीन बनाना है, और एथेनॉल टू 3 हाइड्रो ऑक्सीब्यूटेनॉल बनाना है। तो देखिए सबसे पहला जो रिएक्शन ये दिया गया है, प्रोपेन लिखा हमने, प्रोपेन को जो LiEH2 के साथ में हम जो इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो 2 प्रोपेनॉल बनेगा, फिर इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये हमारे को प्रोपीन देगा जिसको हमें बनाना था।
जो है आपके सामने ये इक्वेशन। उसके बाद में दूसरा जो है, इसमें एथेनॉल को आपको बनाना है। एथेनॉल एथेनॉल को क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल कैसे बनेगा, आपको इस कॉपर के साथ में 573 केल्विन पर जो है इसको रिएक्ट कराएंगे तो एथेनॉल उत्पन्न होगा, और एथेनॉल को डाइल्यूट NaOH के साथ में एडोल कंडेंसेशन कराएंगे, तो एडोल संघनन के द्वारा जो है हमारे को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सुक्रोज जो है हाइड्रोलिसिस से कैसे प्राप्त करेंगे। इनका जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, लैक्टोज का और माल्टोज का। तो देखिए पहले सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। तो यहाँ पे देखिए सुक्रोज है आपका, इसको आपका वाटर के साथ में करा तो हमारे को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। इसके बाद में हम लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें ग्लूकोज और गैलाक्टोज देता है। तो यहाँ पे देखोगे इसकी रिएक्शन दे रखी है, फिर से इसको वाटर से ट्रीट कराएंगे और यहाँ पर जो है ये आपको ग्लूकोज और एक गैलाक्टोज देगा। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट पूछा गया है उसमें बोला है माल्टोज से जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे माल्टोज का तो ये हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देगा, तो 2 टुकड़ों में ग्लूकोज जो है डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों रिएक्शंस आपको लिखने थे। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, डिफाइन करना है टर्म पॉलीमराइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बहुलन पद को परिभाषित करते हैं। तो बहुकलन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मोनोमर एक साथ जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं। सिंपल डेफिनेशन आसानी से याद रह जाएगा, एक लाइन में है। इसी को एक लाइन में हमने यहाँ पे लिखी है, द पॉलीमराइजेशन जो है इज द केमिकल प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद में हमारे को प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक के उदाहरण के साथ में अंतर बताना है। तो प्राकृतिक का जो है हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे और साथ में डेफिनेशन भी, तो ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंस हो जाएगा। तो वे बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्राकृतिक रबड़ आदि शामिल हैं। संश्लेषित जो बहुलक है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं यानी लैब में बनाए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, नाइलॉन 66, पीवीसी या कृत्रिम रबड़। तो यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है नेचुरल पॉलीमर और उसके बाद में सिंथेटिक पॉलीमर। दोनों की डेफिनेशन देने के बाद में एग्जाम्पल जरूर आपको लिखना है जब एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल जो है हमने दे दिया है। और इसको और भी आप ज़्यादा इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में जो है तीन तीन डिफरेंसेस बताए हैं। आप ये 3 डिफिनेशंस को डिफरेंसेस को नोट कर सकते हैं चाहें तो। बाकी एक आप जो है डिफरेंस लिख रहे हैं साथ में एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो इसको कंप्लीट माना जाएगा। छोटे नंबर का आंसर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, खाद्य संरक्षक क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो खाद्य संरक्षण ये ऐसे पदार्थ हैं, इसको लास्ट में भी पूछा गया, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया सेम। तो खाद्य संरक्षण तो ये क्या है, ऐसे पदार्थ जिन्हें भोजन में मिलाने पर रोगाणुओं के विकास द्वारा किण्वन या अम्लीकरण या भोजन के अन्य अपघटन की प्रक्रिया को बाधित करने या बंद करने या रोकने में सक्षम होते हैं, वो खाद्य संरक्षक कहलाते हैं। उदाहरणों में जो नमक है, चीनी है, सिरका है और उसके बाद में सोडियम बेंजोएट है और सार्बिक एसिड, इतने सारे जो हैं ये सारे के सारे यूज़ होते हैं एज ए खाद्य संरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी इसको लिखा है, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर जो है ड्राइव करना है आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको अवकलन दर समीकरण का व्यंजक निकालना है। उसके बी पार्ट में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जो है न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें के की वैल्यू दी गई है और आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो हम उसको आसानी से डायरेक्ट एक इक्वेशन है उसमें के की वैल्यू को पुट करके निकाल देंगे। तो चलिए इसको पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। डराइव करना है आपको इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे को पता है कि
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ए गिव्स बी प्लस सी, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया लेते हैं जिसमें क्या होता है, ए गिव्स हमें ए देता है बी प्लस सी, ठीक है। और डिफरेंशिएट रेट लॉ इज गिवन बाय, यानी कि अभिक्रिया के लिए अवकलन दर समीकरण द्वारा जो है रेट अगर हम निकालें, दर निकालें, तो वो होता है माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजकल्स टू के ए, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। सिंपली आपको इसने इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से याद रखना है। यहाँ पर जो ए है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है, यानी कि यहाँ पर ए जो है समय टी पर अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है। और इसको रीअरेंज कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम जो पहली इक्वेशन है इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे, यानी कि समीकरण एक को पूर्ण व्यवस्थित करने पर तो हमारे को जो है क्या मिलेगा, तो यहाँ पर से जो डी टी है उसको उधर ले जाएंगे, ए को इधर लाएंगे, ये माइनस वाला साइन इधर ला देंगे, तो हमारे पास डी ए अपॉन में ए हो जाएगा, यानी कि ए वाली टर्म एक तरफ कर दी और बाकी वाली टर्म को एक तरफ कर दी। तो यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म था वो माइनस जो यहाँ से साइन है, इस माइनस वाले को हमने इधर की ब्रैकेट के इधर ला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस साइन के साथ में, क्योंकि हम कहाँ से यहाँ से डी टी को इधर उठा के ला रहे हैं साथ में। तो ये डी टी क्या है, माइनस का है, तो डी टी जब इधर माइनस का आएगा तो हमारे ये माइनस का के हो जाएगा, और ए इधर से उठा के पॉजिटिव को ए उधर ले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके में बता रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो पाए। अब हमारा जो है लेट मान लेते हैं कि ए नोट या ए ज़ीरो बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इजकल्स टू जीरो। माना कि ए ज़ीरो जो है समय टी बराबर जीरो पर अभिकारक ए की प्राथमिक सांद्रता, प्रारंभिक या प्राथमिक सांद्रता है। तो हम सपोज करते हैं कि ए टी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। एक तो हमने ये मान लिए कि ए ज़ीरो के लिए टाइम टी बराबर ज़ीरो पे अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। ए ज़ीरो जो है ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। और ए टी जो है ये मान लेते हैं कि जब समय टी बराबर टी हो, यानी कि समय क्या हो, टी के बराबर हो। पहले समय क्या था, यहाँ पे टी बराबर ज़ीरो है, अब समय टी के बराबर यानी टी बराबर टी है, तो ए की सांद्रता जो हमने मान ली ए टी, ठीक है। टी के साथ में मान ली ए टी। ध्यान रखना है आपको कि समय टी लिया है और यहाँ पे समय ज़ीरो लिया है, यहाँ पे इसीलिए ज़ीरो है और यहाँ पे टी लिया है, ठीक है। द इक्वेशन टू इज़ इंटीग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स। अब इसकी लिमिट जो है, यानी कि समीकरण दो का समाकलन जो है, लिमिट कहाँ से लेंगे, ए को लिमिट लेंगे, ए बराबर लिख लेंगे हैं हम ए ज़ीरो और टी बराबर ले लेंगे ज़ीरो पर, ठीक है। और ए बराबर हो जाएगा ए टी और टी बराबर हो जाएगा टी, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें बताई हैं। टी एक बार ज़ीरो मानेंगे तो टी एक बार ज़ीरो के साथ में, ए ज़ीरो लिया है हमने, ए ज़ीरो को टी ज़ीरो के साथ लेंगे, और ए टी को जो है हमने टी बराबर टी के बराबर लिया है, समय बराबर टी। तो ए टी जो है हमारा ए बराबर ए टी हो जाएगा, जो कि टी बराबर टी पर करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो इसकी लिमिट लगा देते हैं ए ज़ीरो से ए तक, और इसके बाद में ए ज़ीरो से ए टी तक। यहाँ पे टी है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिटा हुआ है तो इसको ऊपर लगा लेना, ए ज़ीरो से ए टी तक। फिर यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसी को हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, डी ओवर डी ए ओवर ए। और ये जो है यहाँ पर हमारे पास में के जो है हमारे पास में बाहर आ जाएगा कि ये कांस्टेंट टर्म है, और डी टी का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से टी, ठीक है, जीरो से टी डी टी हो गया। अब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने पर यानी समाकलन पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में ए, ठीक है, इसका हमारे पास में आ जाएगा ए, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी ए टी और ए ज़ीरो, ठीक है। ए टी है ये और ये ए ज़ीरो है, ठीक है, ये ए टी है ऊपर वाला और नीचे वाला ए ज़ीरो है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि डी टी का क्या हो जाएगा टी, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी ज़ीरो से टी, ठीक है। इसकी जीरो से ए ज़ीरो से ए टी तक है लिमिट, और इसकी ज़ीरो से टी है। दोनों तरफ देखोगे ध्यान से तो ये आपको बताया मैंने, ऊपर भी ये लिखा है कि किसको क्या माना है, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट, यानी कि ये लिमिट जो है इनमें डाल देंगे, जो जो लिमिट्स दी गई हैं, लिमिट रखने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो है, और यहाँ पर जो आ जाएगा ये ज़ीरो, ठीक है। तो टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के टी, ठीक है। अब आप इसको जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समीकरण जो है तीसरी बन जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी अपॉन में ए नॉट माइनस इक्वल्स टू माइनस जो है के टी, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और बस इसके बाद में कुछ नहीं है, इसी समीकरण को जो है हमें के बराबर 1/t इन जो है इस तरफ ले लेंगे इसको, क्योंकि के की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो के जो है हमारा ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे टी जो है ये 1/t आ जाएगा, और यहाँ पे ए ज़ीरो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि हम 1/t ले रहे हैं। अगर टी डायरेक्ट लेते तो ये ऐसे ही रहता, लेकिन हमने 1/t कर दिया तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। तो ए ज़ीरो ऊपर चला जाएगा और ए टी नीचे आ जाएगा जब 1/t लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कन्वर्टिंग इनटू लॉग
लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं, लॉग में बदलने से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट या ए जीरो अपॉन में ए टी। यही समीकरण जो हमें निकालनी थी, तो हमने केवल 3-4 स्टेप में ही इसको ख़त्म कर दिया। हमने क्या किया, सिंपली एक इक्वेशन ली, ठीक है, उसमें से आपका माइनस साइन को उधर ले लिया, सारे सम टर्म जो एक जैसे थे उनको एक तरफ रखा। उसके बाद में हमने लिमिट बता दी कि किस में क्या लिमिट लेना है। वो लिमिट लेने के बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद में हमने फाइनल इक्वेशन जो निकाली वो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और इसको फिर हम लॉग फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई, और यही इक्वेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये चौथी इक्वेशन ही हमें प्रूव करनी थी। समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन दंड समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन लिखा गया है। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश वाले लैंग्वेज की जगह वो हिंदी लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ साइकिल आपको निकालनी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालना है। तो सिंपली हाफ टी होता है, यानी टी हाफ जो होता है 0.693 अपॉन में के होता है। के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देखोगे क्वेश्चन को तो यहाँ पर के का मान जो है दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसको डाल देते हैं, इस न्यूमेरिकल के लिए के की वैल्यू जो है यहाँ पे डाल दिया ये वाली, ठीक है। अब डाला तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स है अब तो कुछ है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड, ठीक है। तो टी हाफ जो हमारा इतना निकल जाएगा। यही न्यूमेरिकल था, बस 2 लाइनों में खत्म। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में कंप्लीट करना है रिएक्शंस को। तो पहला जो है यहाँ पे C2H4 प्लस में O2 के साथ में, तो C2H4 प्लस में 3O2 लेंगे। जब भी रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी हो तो बैलेंसिंग जरूर करना, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3O2 लिखेंगे क्योंकि बैलेंसिंग करना है। जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तब बैलेंसिंग से ही निकालेंगे, तो यहाँ पे 2CO2 और 2H2O बन जाएगा। दूसरा जो है CaF2 प्लस में H2SO4 के साथ में इसको ट्रीट कराएंगे, तो यहाँ पर जो है 2HF प्लस में CaSO4 बन जाएगा। उसके बाद में SO3H2O को जब हम ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर H2SO4 जो है बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हमने बहुत डिटेल में भी देखा है कि H2SO4 कैसे बनाया जाता है, आपको याद भी होगा अगर आपने पहले वाले सेट देखे हैं तो। उसके बाद में I प्लस में 6H2O प्लस में 5Cl को हम जब ट्रीट करा रहे हैं तो यहाँ बैलेंसिंग करते हुए हम चलेंगे, और देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग करके हमने 2HiO3 10HCl जो है इसका प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद अंतिम जो है 4Al जो एल्युमिनियम के साथ में ऑक्सीजन करा रहे हैं, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 2Al2O3 जो है हमें मिल रहा है। तो इस तरह से पांचों रिएक्शंस को हमने फॉलो किए और कंप्लीट किया। तो इसी अभिक्रिया को हमें पूर्ण करना था। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट करना है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट किसके ऊपर, एक तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उसके बाद में स्टीफेंस रिडक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन करना है ना कि स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन अलग चीज़ है, रिएक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। स्टीफन अवकरण करना है, और एक जो है आपका सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन करना है, यानी सल्फोनीकरण जो है वो एनिलीन का ही होता है, तो उसमें कहने की जरूरत नहीं कि एनिलीन, ठीक है। अब देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, जब एलिफेटिक या तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अत्यंत अप्रिय तीक्ष्ण गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में यह अभिक्रिया जो नहीं देते हैं, यह अभिक्रिया प्राथमिक एमिनों की पहचान के लिए होती है। तो कार्बिल एमीन किस लिए होता है, ये प्राथमिक एमिनों की पहचान के लिए होता है। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। और इसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से होती है, जिसमें हम हीट यूज़ करते हैं और हमारा जो है इस तरह का पूरा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये हमारा जो है ये किस लिए होता है, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन करता है प्राइमरी एमाइंस का, ठीक है, प्राथमिक एमीन्स का। यहाँ पर बस इतना ही लिखना है, तो इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, ये रिएक्शन आपको इसमें दे देनी है कार्बिल एमीन रिएक्शन में। उसका दूसरा जो है स्टीफन अपचयन जो बोला है इसने, क्या बोला है, अवकरण या अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो स्टीफन अवकरण जो है इसके द्वारा एल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड तैयार किया जाता है। बस सिंपल है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है ये बता देना, रिएक्शन लिख देना। स्टीफन्स रिडक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड कैन
प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। तो इसकी अल्काइल साइनाइड्स की जो इक्वेशन है ये आपको दे देनी है। तो यहाँ पर जो है ये पहले ईथर के साथ में SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जो है ये ट्रीट करेंगे, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसको फिर हम वाटर के साथ में जो है ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमें जो मिलेगा CH3CHO प्लस NH4Cl, इसमें जो है आपको एसिटाल्डिहाइड जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, इसके द्वारा जो है हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पार्ट उसकी बात करते हैं। तो इसमें तीसरी चार्ज पूछी गई है जिसमें आपसे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन का सल्फोनीकरण करना है। तो देखिए एनिलीन के सल्फोनीकरण के लिए इससे पहले सांद्र H2SO4 के साथ में 455 से 475 के पर लगभग 4 से 5 घंटे तक गर्म किया जाता है। फिर इससे जो है पी अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है, जिसे सामान्य रूप से सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में भी बताया है कि ये रिएक्शन कैसे होती है, और जो है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो है ये आपको इस के अंदर शो करनी है, इसके अंदर बतानी है, ताकि आपका आंसर कंप्लीट माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पे NH2 जो है इसको क्या कर रहे हैं हम H2SO4 के साथ में कम से कम जो है 4 से 5 घंटे के लिए जो है गर्म किया जा रहा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, छोड़ा जा रहा है, हीट कर रहे हैं इसको, और इसके बाद में जो है हमारे को सल्फोनिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है, और ज्यूटर आयन भी प्राप्त होता है अगर हम आगे ट्रीट करते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप आगे वाला इक्वेशन नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, हमको जो है सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करना है, यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शन, यानी 18वां पार्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। तो देखिए इसमें यह अभिक्रिया है और इसको KMNO4 और KOH के साथ में जो हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा COO और यहाँ पर H आ जाता। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना नहीं है, बस इसका डायरेक्ट फॉर्म लिख देना है। तो इसमें K की बात हो रही है तो हमारा K आ जाएगा H की जगह, बस इतना सा ये हमारा ये सॉल्यूशन होगा इसका। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है इसमें COH और COH के साथ में SOCl2 के साथ में कंप्लीट कराया जा रहा है हीट के साथ में। तो यहाँ पे H जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा दोनों जगह पे। तो हमारे पास 2 Cl हैं, तो एक Cl ऊपर जुड़ जाएगा, एक Cl नीचे जुड़ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका CHO और COH NaCN और HCl के प्रेजेंस में जो है हमें COOH देगा। ठीक है, ये तो हमारा रहेगा, लेकिन साथ में जब CHO जो है ये आपका और साइनाइड जो है ये भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो OH जो है इससे अलग हो जाएगा, तो OH को हम अलग लिख देंगे, C के साथ में जुड़ा रहेगा और CN रह जाएगा, और उसके साथ में H जो है आपका अलग होगा, वो H यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इक्वेशन है, इसमें आपको H3O प्लस से आपको हीट की प्रेजेंस में जो हमारे को NH3 अमोनिया जो है इससे अलग हो जाएगा और COOH प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद में पांचवा जो है इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में जब ट्रीट करा रहे हैं हम, तो हमारे को यहाँ पर COOH प्लस में NO2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NO2 NO3 है तो इसमें से NO2 मिल जाएगा, और एक O जो है ऑक्सीजन के साथ में जा करके जो हमारा H2O दे देगा, यानी कि वाटर दे देगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हुई। तो 5 इक्वेशंस थी जिसको हमने सिंपली तौर पे कंप्लीट किया। अगले पार्ट की बात करें, लास्ट क्वेश्चन राइट करना है ब्रीफली विद वन एग्जाम्पल ईच केस। तो यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर्स की बात करें तो ट्रैंकुलाइजर्स यानी प्रशांतक जो है मैंने पहले पिछले वाले सेट में भी कराया था। उसके अलावा चारों जो हैं नए हैं, जिसमें आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एजेंट है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स है जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, और उसके बाद में एनालेजिसिक्स है। तो चारों पांचों को देख लेते हैं इसी में। प्रशांतक आपका प्रतिजनन क्षमता औषधि, कृत्रिम मधुरक और खाद्य परिरक्षक और पीड़ाहारी। तो सबसे पहले प्रशांतक की बात करते हैं। प्रशांतक वे रासायनिक यौगिक हैं जो तनाव और हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार में बहुत उपयोगी होते हैं। प्रशांतक कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के कार्य करने के विभिन्न तरीके होते हैं, यानी कि किस टाइप का आपको हाइपरटेंशन है, किस टाइप का वो है, उसके हिसाब से दिया जाता है, और उसके उदाहरण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में भी इसको लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से इसको गेन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको बोला गया है इसमें एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ क्या होती हैं। तो देखिए जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए यानी कि परिवार नियोजन के लिए जो उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ हैं उसको प्रतिजनन क्षमता औषधि कहा जाता है।
यानी कि इसको हम एंटी फर्टिलिटी दवाएं भी कहते हैं, जो कि आपकी सिंथेटिक एस्ट्रोजोन और प्रोस्टेजोन डेरिवेटिव का मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा लिख देना है, इसके साथ में उदाहरण दे देना है आपको। तो इसमें उदाहरण आपकी मर्जी है, आप कोई भी दे दो, हमने 2 उदाहरण दे रखे हैं। इसी को इंग्लिश वर्जन में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसके बाद में थर्ड नंबर जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या होते हैं। तो वो रसायन जो भोजन को मीठा करते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाते हैं। वे हमारे शरीर में कैलोरी नहीं जोड़ते हैं, मतलब इसका बैड इफेक्ट नहीं है, ये हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे स्वीटनर्स हैं, इनमें से ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। और इसी वीडियो के जब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सामने यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही टच करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जिसको आपको चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है, कई बच्चों को प्लेलिस्ट देखना नहीं आता तो समस्या है, तो यहाँ पर वो प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चौथा आपका खाद्य संरक्षक, जो ऊपर मैंने बताया था वही है, ऐसे पदार्थ जिन्हें भोजन में मिलाने से रोगाणुओं के विकास द्वारा किण्वन या फिर मतलब रोगाणुओं का विकास ही नहीं होता है, ये रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। तो रोगाणुओं के विकास द्वारा जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किण्वन होता है या अम्लीकरण होता है या भोजन के अन्य अपघटन की क्रियाएं होती हैं, वो बाधित कर देते हैं या मंद कर देते हैं, रोकने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम खाद्य संरक्षक कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको, नॉर्मल एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको याद रहे। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है उनको हमने इंग्लिश में बताया है यहाँ पे। और अंतिम पार्ट जो है पीड़ाहारी पदार्थ बताने हैं आपको। एनालिसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पीड़ाहारी ऐसे पदार्थ हैं जो बिना किसी मानसिक भ्रम, यानी कि आपके दिमाग को बिना असंतुलन किए हुए पक्षाघात, यानी कोई आपको ये नहीं देते हैं, कोई भी पैरालिसिस अटैक वगैरह नहीं आ जाएगा कि ऐसा आपने दवाई खा ली और पैरालाइज हो गया कोई अंग, ऐसा नहीं होता है। या तंत्रिका तंत्र को कोई अन्य गड़बड़ी पैदा किए बिना दर्द के प्रभाव को कम करते हैं, तो इन्हीं को हम पीड़ाहारी कहते हैं, है ना। इस तरह से आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो असंतुलित नहीं होता है, और आप वास्तव में दर्द को जो है ख़त्म कर देते हैं इन दवाइयों के द्वारा। तो ये दवाइयों का जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में साइड इफ़ेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने अपने घरों में जो भी आप दवाइयाँ लाते हैं जो बुखार की, वो भी पीड़ानाशक ही हैं, जिसमें पैरासीटामोल, एस्पिरिन आती है, उसके बाद में नेप्रोक्सन आती है, इबुप्रोफेन आती है, उसके बाद में डाइक्लोफेनाक जो सोडियम, ये तो आपका कॉमन है, हर दवाई में आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से ये कंपोजिशन आप कभी कभी दवाई की पैकेट भी पढ़ लिया करो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको। इसको यहाँ पे इंग्लिश में मैंने समझाया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। और आपका जो प्लेलिस्ट है उसको आप अभी आपके सामने आ रहा है, इस प्लेलिस्ट को आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। और जो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चन के बिल्कुल अकॉर्डिंग होते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा भी इधर उधर आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, पढ़िए, आसानी से रीड करिए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत आसान यूज़ करते हैं हम। तो आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।